नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में 17,752 से अधिक सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से 8,651 स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्र भी हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि 1,500 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों की संख्या 5 से भी कम है। लिहाजा सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठ रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं कि शिक्षा सरकार की अनिवार्यता है कि एक भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसको शिक्षा की सुविधा न मिल सके। लेकिन उसके बावजूद कई बार देखने में आ रहा है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे जहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत कम है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। ये सारा विषय विधानसभा में चर्चा में आया और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुत विस्तार से इस विषय पर वहाँ पर चर्चा की है। सरकार की तमाम योजनाएं, जिसमें क्लस्टर बेस्ड योजना भी है कि क्षेत्र में किसी एक स्कूल को चिन्हित कर उसको अपग्रेड करके और सभी छात्रों को वहाँ ला के पढ़ाने की व्यवस्था है। कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने बोर्डिंग स्कूल्स की व्यवस्था की है। तो हमने ये भी एक प्रयोग कर रहे हैं कि जहाँ पर छात्र संख्या कम है और आसपास कोई स्कूल है तो सारे बच्चे एक स्कूल में आ सकें और वहाँ तक आने जाने के लिए जो किराया है वो सरकार वहन करे। इस प्रकार के तमाम योजनाएं सरकार के समय आ रही हैं। मेरा अनुरोध है पूरे प्रदेश की जनता से कि वो इसका लाभ ले और इसमें सरकार को सहयोग करें। देखिए, बिल्कुल हुआ था। उस दिन से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये आनन फानन में बनाया गया बजट है। जिस प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो, उस प्रदेश में स्कूलों की ये स्थिति है, ये बड़ी दयनीय बात है और बड़ी निंदनीय बात है। मुझे लगता है जो सरकार सदन में खड़े होकर के झूठ बोल सकती है, वो जनता के सामने कितना झूठ बोलती होगी, और यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। आज प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो पलायन का है, और पलायन की वजह यही है कि आप ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पा रहे हैं, ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे पा रहे हैं, ना अच्छी जो है कम्युनिकेशन के साधन दे पा रहे हैं। वजह है कि जो है पहाड़ों पर हो या प्लेन पर हो, स्कूलों की जो संख्या है वो तो कम हो ही रही है, और जो स्कूल हैं बचे हुए उनमें छात्रों की संख्या भी कम हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आप इसमें एक दूसरा एंगल देखेंगे, छात्रों की संख्या भले ही कम है, लेकिन अगर वहां से मिड डे मील की जो राशि जो जाती है भुगतान के लिए, अगर आप उनको चेक करेंगे तो हर स्कूल में जहां एक बच्चा होगा वहां कम से कम 1,000 बच्चों के नाम पर वो मिड डे मील की जो राशि लेने का जो है कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है धामी जी जो खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अभी कैग रिपोर्ट में कितनी सारी बातें हैं जिनका खुलासा बाकी है, तो इस ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए और इस प्रदेश के छोटे छोटे जो ननिहाल हैं, बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो उत्तराखंड में जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि यहाँ पर पलायन को रोका जाएगा और उसके लिए स्कूलों की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट आज हम आपको बता रहे हैं ये हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है। 1500 स्कूलों की अगर बच्चों की यानी कि छात्र संख्या की बात करें तो 5 से भी कम है इन स्कूलों में। 130 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक एक छात्र हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके पीछे के कारणों को ढूंढना होगा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर अध्यापक भी हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, और आज क्यों प्रदेश में कई सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और क्यों आज स्थिति ऐसी बनी कि कई सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि छात्र संख्या वहाँ पर नहीं है। अब सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि क्लस्टर में स्कूल खोले जाएंगे, तमाम स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, उनको आने जाने का किराया दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था को हम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और छात्र की जो संख्या है वो इतनी कम क्यों आखिर इन सरकारी स्कूलों में हो रही है, ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा भी कि किस तरीके से उत्तराखंड में स्कूलों की ये हालात बने हुए हैं। इन हालातों पर अगर जब हम सरकार से पूछते हैं, संबंधित मंत्री से पूछते हैं, तो उनकी ओर से बड़े बड़े आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन वाकई में धरातल पर जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। और यही स्थिति रही पहाड़ों पर स्कूलों की, तो वो दिन दूर नहीं जहां पर जितने स्कूल आज चल भी रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन बचाएगा कौन, इस स्थिति को बदलेगा कौन? सरकार बदलेगी, लेकिन सरकार सिर्फ दावे करती है, स्थितियां नहीं बदलती हैं। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। विपक्ष के भी अपने सवाल हैं और सरकार के भी अपने दावे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ वर्चुअली तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी जुड़ी हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी है डॉक्टर प्रतिभा सिंह, वर्चुअली जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुत स्वागत है उत्तराखंडी जी, आपका स्टूडियो मौजूद है। प्रेम पंचौली जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम पंचौली जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रभा जी आपसे है, स्कूलों की स्थिति को लेकर अभी हाल ही में विधानसभा में बजट पेश किया गया, एक अच्छा एक भारी भरकम बजट है, कोई कमी नहीं है बजट की,
लेकिन ये हालात क्यों बने हुए हैं? आज भी जब हम रजत वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, स्कूलों के हालात नहीं सुधरे। हजारों स्कूलों को हमने बंद होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन आज भी कई स्कूल हमारी आंखों के सामने हैं जो बंद होने की कगार पर पहुंच गए। एक छात्र किसी स्कूल में पढ़ रहा है, 5 छात्र किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 छात्र किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आखिर क्यों ये स्थिति प्रदेश में है? प्रभा जी। देखिए रवि जी, हाँ रवि जी, सबसे जी। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो बजट शिक्षा का हमारे राज्य उत्तराखंड में 10,000 करोड़ का बजट है, शायद ही किसी और राज्य में इतना ध्यान शिक्षा की तरफ दिया गया हो। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है और बजट रखा गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बजट का यूज भी हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। अब जो आपके प्रश्न का उत्तर था, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी रवि जी, हमारे उत्तराखंड राज्य में हम सबके लिए खुशी की बात सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप और हम इसका कंपैरिजन करें तो जो हमारा ड्रॉप आउट रेट जिसे हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे विषय पे मैं बाद में आऊंगी कि बच्चे 1 है या 2 है, लेकिन जो हमारा ड्रॉप आउट रेट होता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या किसी कारणवश है, तो वो बहुत कम है। तो ड्रॉप आउट रेट इनफैक्ट मैं कहूंगी उत्तराखंड में 0 है। आ रही है रवि जी आवाज? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ड्रॉप आउट रेट उत्तराखंड में 0 है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, अब ये ड्रॉप आउट रेट 0 है, इसके लिए मैं आपको रवि जी उसका कारण एक बहुत बढ़िया मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो आवासीय विद्यालय है, जो बोर्डिंग स्कूल हैं, वो 13 हमने बोर्डिंग स्कूल बनाए हुए हैं और जो 13 हमारे बोर्डिंग स्कूल हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। अब इन स्कूलों में हमारे उन बच्चे हैं जो निर्धन है, जिनके माता पिता नहीं है, या कोई ट्रेजेडी जिन बच्चों के साथ हो जाती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि वो 1st क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है। तो ये मतलब ड्रॉप आउट रेट 0 होने का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ जो बच्चे का एक मूल उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है शिक्षा का, वो उसको शिक्षा मिल रही है। तो ड्रॉप आउट रेट मैंने आपको बता दिया 0 है और उसका हमने सरकार ने उसके लिए पूरा बजट दे रखा है, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। उसके लिए आवासीय विद्यालय हर जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर दिया गया है। दूसरा में आपने एक प्रश्न ये पूछा है कि बच्चे कई स्कूल में है कि बच्चे 1 हैं, 2 हैं या कहीं ताले लगे हैं। हाँ। तो देखिए रवि जी, इससे तो कई और कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी गांव में बच्चों की संख्या नहीं है या पहले वहाँ स्कूल हुआ करता था, बच्चे थे, फिर वहां से पलायन हो गया या बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद वो हायर डिग्री के लिए बाहर चले गए। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो हमारी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने यही कहा है कि अगर ऐसा नहीं है कि वो स्कूल आज बंद हो गया है तो दोबारा वो स्कूल शुरू नहीं हो सकता है। उन्होंने वहाँ पे अगले सेशन में 2 बच्चे भी स्कूल में एडमिशन ले लेंगे और वो क्लास 1st में एडमिशन लेते हैं तो दोबारा से स्कूल को शुरू कर दिया जाएगा, कहीं कोई बजट की कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा भी स्कूल में है तो वहाँ पे एक टीचर भी दिया जा रहा है। तो हमारे स्कूल में ये नहीं है, हमारी सरकार में ही वहाँ एक बच्चा है तो इसको शुरू कैसे किया जाए। और उन्होंने कहा है अगर 2 बच्चे भी एडमिशन ले एक 1st क्लास में लेंगे तो वहाँ पर स्कूल पुनः वो शुरू कर दिया जाएगा। जब उसमें बच्चों का ये नहीं है कि भारी भरकम संख्या वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ों की परिस्थितियां भी समझते हैं। कई कारण वहां पर है कि जिस वजह से जनसंख्या भी वहां पर कई क्षेत्रों में कम है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, एक चीज आप बार बार ये चीज आ रही है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। तो रवि जी मुझे ये बताइए कि आज अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल कितने हैं? प्राइवेट स्कूल आपके 5,000 हैं, जबकि अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो 17,000 हमारे पास सरकारी स्कूल हैं। और अगर हम आंकड़ों की ही बात कर ले तो मुझे लगता है जो नियर अबाउट आंकड़ा हमारे पास प्राइवेट स्कूल के कितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में 90,000 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैदानी में या जहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल हमारे हैं, तो वहीं जो सरकारी स्कूलों में आंकड़ा बच्चों के पढ़ने का है वो 12 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी संख्या भी 17,000 है। अब ये जो ज्यादा कंडीशन हमारी आती है 1-2 स्कूल की, वो प्राइमरी लेवल पे है और प्राइमरी लेवल पे भी हमारे शिक्षा मंत्री ने क्लियर कट कहा है कि बजट में कहीं कोई कमी नहीं है, बजट पूरा हमारे पास है। फिर दूसरा कहीं पे ये कहा जाता है, अभी एक क्लस्टर जो स्कूलों की बात आ रही है उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पर एक बच्चा है लेकिन दूसरे, ये केवल 5 किलोमीटर के दायरे में है, ये भी मैं बता दूं क्लस्टर के लिए 5 किलोमीटर का एक दायरा है कि जो बच्चे हैं उसमें कोई जोर जबरदस्ती पेरेंट्स के ऊपर नहीं है कि आप वहीं आके, लेकिन जब हमें लगता है कि 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं दूसरे एक जगह, तो उनको आने जाने वो जो सरकारी सुविधाएं फ्री में आपकी ड्रेस है, एजुकेशन जो भी है, बुक्स हैं उनकी, वो चीजें तो हैं, लेकिन बच्चों के जो आने जाने का किराया है वो भी सरकार ही उसमें अफोर्ड करेगी। तो कहने का मतलब है कि जो सरकार का बजट है वो बच्चों के लिए कहीं कोई कमी नहीं शिक्षा में आने दी जा रही है कि उनको कहीं से भी कोई कमी होगी बच्चों के लिए।
ठीक और है। जहां तक रही स्कूल की बात, मैंने बता दिया है कि आज सरकार की तरफ से जो हमारे बोर्डिंग स्कूल भी हैं, वो चाहे आपके नवोदय विद्यालय हो, चाहे सुभाष चंद्र आपके बोर्ड के नाम से हो, या कस्तूरबा गांधी स्कूल है, ये इतने अच्छे हमारे प्राइवेट सरकारी जो आवासीय बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे आप देखिएगा रवि जी की, मैं कहूंगी 600 तक बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे एडमिशन भी इजीली आपको नहीं मिलती है। और बच्चे जो अच्छे आप ये देखिए, सेना में बच्चे जाते हैं, आईएएस पीसीएस निकलते हैं, बड़े बड़े उसमें जाते, तो क्या वो सरकारी स्कूलों के बच्चे नहीं निकलते हैं? क्या केवल वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे निकलते हैं? तो ये कहना जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्या वो सरकारी स्कूलों में नहीं है? इनफैक्ट मेरा तो अपना ये तजुर्बा है कि अच्छे शिक्षक जो होते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन की बात है तो वो सरकारी स्कूलों के जो टीचर है वहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, नहीं ठीक है, आपका तजुर्बा ठीक है कि जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर इन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है। हालांकि आपने आवासीय स्कूलों का जिक्र किया और आपने कहा कि भारी भरकम बजट है, सरकार की पूरी कोशिश है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं कांग्रेस से हमारे साथ। डॉक्टर प्रतिमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि 1500 स्कूलों में बच्चों की संख्या 5 से भी कम है। कई स्कूल ऐसे जहां एक अध्यापक है और छात्र की संख्या भी एक ही है। आखिर जो शिक्षा व्यवस्था इस वक्त चल रही है और जो स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने बातें करी, पहले तो उनके थोड़ा वॉल्यूम, मुझे लगता है उनके नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था, तो आधी बातें उनकी समझ नहीं आई। जो बातें उनकी समझ में आई मैं उन पे बाद में करूंगी। हाँ। पहले मैं ये बता दूं, जिस प्रदेश का बजट आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कहो, उस प्रदेश में अगर शिक्षा की ये दशा है, तो ये बड़ा, मुझे लगता है ये सोचनीय है, और ये सोचने की बात है, और सरकार के लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि आप वाहवाही कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, और हकीकत धरातल पे उससे बिल्कुल परे है। जिस बजट की बात और जिस बजट की शुरुआत प्रदेश के जो है फाइनेंस मिनिस्टर ज्ञान से करते हैं, GYAN, जिसे ज्ञान, जिसे इन्हें तरह तरह की जो है बातों में डिवाइड किया है, और ये ज्ञान का मतलब ही नहीं समझते, ये ज्ञान की महत्ता ही नहीं समझते। यही आज बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर मैं 2021 की बात करूं, एक सर्वे की बात करूं, जिसमें ये कहा गया था खुद कि 255 प्राइमरी, 46 अपर प्राइमरी स्कूल और 23 जो माध्यमिक स्कूल हैं, उन्हें बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा भाई? क्योंकि जीरो रजिस्ट्रेशन, जीरो नामांकन था। और यहाँ पे बैठ करके अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो है जीरो ड्रॉप आउट है उत्तराखंड में स्कूल्स का, तो मुझे लगता है ये इससे बड़ी शर्म की, इससे बड़ी हास्यास्पद कोई और बात नहीं हो सकती। अरे भाई, ड्रॉप आउट के लिए स्कूल में बच्चों का होना तो जरूरी है। अब जब स्कूल में एक ही बच्चा है, वो भी बेचारा 2 किलोमीटर से चल के उस स्कूल में पहुंच रहा है, तो वो ड्रॉप आउट करके जाएगा कहाँ? इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि आप बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, बट जनता समझती है। और मुझे लगता है ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, और इन बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। रही बात, देखिए सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, मैं बताऊं, इन्हें शिक्षा के अधिकार का महत्व नहीं पता। यही बात है कि क्लस्टर स्कूल्स की बात करते हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके नाम को चेंज करके, आपने देखा है अटल उत्कृष्ट स्कूल के नाम पर ये रखने का कार्य करते हैं। तो इन्हें सिर्फ यही आता है, इन्हें शिक्षा की महत्ता नहीं पता। राइट टू एजुकेशन की मैं बात करूंगी, शिक्षा का अधिकार जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के बच्चों को देने का कार्य किया, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस राइट के माध्यम से आप 21 आर्टिकल के बारे में सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। 21A उसमें ऐड किया गया क्योंकि ये राइट फंडामेंटल राइट है, और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार जो है बनाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। जो इस 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा है वो सरकार वहन करेगी, और सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी करे।
अब उसके बाद जब इसे कांग्रेस पार्टी ने मौलिक अधिकार बनाने का कार्य किया और उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, और वो जो है अपने जो कार्य है उसको करने में विफल साबित हुए। आपको ये भी बताना होगा कि देखिए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जब ये किया उसके बाद जो है हमने फ्री एजुकेशन की बात करी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसमें एक 45 आपने देखा, 45 एक डीपीएसपी में धारा है, आर्टिकल है जो ये कहता है कि 6 वर्ष से भी कम जितने भी बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा और सारी जो चीजें हैं, आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र से, उसको पूरी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहता है कि एजुकेशन राज्य की जिम्मेदारी है और केंद्र की, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। दोनों ही अपने क्षेत्र में इसके लिए जो है रूल बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का जब ये रिपोर्ट सामने आई और इसमें ये पाया गया कि कितने स्कूल्स बंद हो गए हैं जहां, और कितने स्कूल्स ऐसे हैं, करीब 1379 स्कूल्स तो ऐसे हैं जहां पे जो है 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों का एनरोलमेंट है। तो ये इसका मुख्य कारण है रवि जी, मैं आपको बताऊं, पलायन। और पलायन के मुद्दे पे सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको नजर आएगा बजट में। बजट में जहां पर यूसीसी के लिए, जो अभी यूसीसी लागू हुआ है, अभी हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है, हाईकोर्ट अभी अप्रैल में उसकी सुनवाई करेगा, उस यूसीसी के प्रचार जो उसको लागू करने के लिए 30 करोड़ रुपए और पलायन से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए। बड़ी हंसी आती है, मुझे समझ नहीं आता क्या रात में बैठ करके आनन फानन में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट सरकार, सिर्फ धामी जी को एक आदत है नंबर 1 होने की कि यूसीसी लागू करने वाला पहला जो है प्रदेश बन गया। 1 लाख करोड़ हिमालय में हमने, उत्तराखंड में सबसे पहले धामी जी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। तो ये जो नंबर 1 बनने की होड़ है, मुझे लगता है ये प्रदेश को जो है विकास के पायदान पे 0 नंबर पे ले जाने का कार्य करेगी, और इसका भी श्रेय धामी जी को जाएगा। क्योंकि खनन माफिया तो उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, आपको खुद याद होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बीच पार्लियामेंट में ये कहा था कि उत्तराखंड खनन माफियाओं का अड्डा बन चुका है। तो किसको कह रहे थे? अपनी ही सरकार को कह रहे थे और अपनी ही सरकार के मुखिया को कह रहे थे। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा जी, मैं इस पर यूकेडी का पक्ष ले लेता हूं आज की चर्चा पे, फिर चर्चा को। ठीक है प्रभा जी, आऊंगा आपके पास। देवचंद उत्तराखंडी जी, स्कूलों की समस्या आज का एक नया मुद्दा नहीं है, उत्तराखंड का बड़ा पुराना मुद्दा है कि हम स्कूलों को लेकर करते हैं, लेकिन स्कूल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खास तौर पर, और कारण एक निकलकर सामने आता है पलायन। अगर पलायन हो रहा है तो उन स्कूलों में संख्या नहीं है, लेकिन सरकार अपना दावा कर रही है। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं, और आपका सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आप ऐसे मुद्दे हमेशा जनता के बीच लाते हैं और डिस्कस करते हैं। ये उत्तराखंड के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अब आता हूं बात पे उत्तराखंड की शिक्षा की बात। अभी तक जो इत्तेफाक है कि मेरे कुछ पॉइंट जो मैंने बोलने थे वो मेरे छोटी बहन प्रतिभा ने बोल दिया, वो डॉक्टर भी हैं और उन्होंने कह दिया ये इत्तेफाक है, लेकिन बहुत अच्छी बात भी उन्होंने कही है, उन्होंने पॉइंट दिखाए उसमें। अब मैं जो बात करूं, इसके इतनी बात ये नहीं गिराना है कि कहाँ आर्टिकल था, क्या था, वो था। हम बात आते हैं कि उत्तराखंड में स्कूलों का बंद होने का कारण क्या है, उस पर भी कभी चर्चा होनी चाहिए थी। ये सारा तो सवाल आपने पूछे, सोल्यूशन ये निकालना था कि ऐसा क्यों है। उसका सबसे पहला कारण है, पलायन के पहले जो मुख्य कारण है वो स्कूलों में अव्यवस्था। वहां पर जो अच्छे टीचर हैं उनसे काम लेने वालों के कमी क्यों है? वो भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए उनसे काम नहीं लेना है। आज थंब इंप्रेशन भी स्कूलों में लगा दिए हैं, लेकिन कोई उस पर काम नहीं करता है। अब दूसरी बात आती है कि स्कूलों में जो मैंने कमी, आज रवि जी आप कई स्कूलों में जाओ, बाहर से चूना गिरो तो कर दिया होगा, लेकिन इस कदर जर्जर हालत में है कि वो एक बच्चा है उसको तो बचा देंगे, लेकिन 10 बच्चे होते तो नहीं बचाते। तो पेरेंट्स आज की डेट में, मेरा करियर स्कूल से भी रहा है, तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि पेरेंट्स फीस देने के लिए नहीं डरता, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है कि क्या व्यवस्था है। दूसरा मैं जानना चाहूंगा जो बदूनी जी से कि आप ये बताएं कितने स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में आपने जो बजट रखा है, खत्म नहीं करना है, वो बजट में आपकी एआई की व्यवस्था है, कितने स्कूलों में आपने कंप्यूटर दे रखे हैं,
पढ़ाएगा कोई बच्चा आपके स्कूल में? आज लोग अपना दिहाड़ी मजदूरी गरीबी में जी रहा है, लेकिन वो बच्चों को कोशिश कर रहा है। कंपटीशन इतना हो गया कि वो अपने बच्चों को जिस प्रकार से कोई अच्छा आदमी पढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है। हमारे नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। अगर आज ही आदेश हो जाए कि मुख्यमंत्री जितने माननीय मंत्रियों के बच्चे हैं और अगर वो स्कूलिंग में हैं तो वो गांव की स्कूल में पढ़े, तो मैं समझूं स्कूलों की संख्या कैसे कम होगी। लेकिन नहीं, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़े और मेरे बच्चे गांव की स्कूल में पढ़े। अरे भाई, मैं भी दिहाड़ी मजदूरी करूंगा, अपने बच्चों को जो नजदीक में कोई प्राइवेट स्कूल है उसमें दूंगा। मैं आज उदाहरण देता हूं कि बचनसिंह में खांकरा से जाने वाली एक रोड जाती है और वहां एक कांडी एक जगह है और वहां पर एक मॉडल प्राइवेट स्कूल है। उसमें साहब, तो उसमें जो है 2500 बच्चे हैं। वो बच्चे कहां से आए? गांव से तो है। उनकी गाड़ी लगी हुई है और 10 किलोमीटर के राउंड में वो गाड़ी लेकर बच्चों को ले आती है। आप बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर से ज्यादा हम लेने आएंगे, गाड़ी भी लगेगी। अच्छा था, मैं स्वागत करता हूं वो पॉइंट आपने बोला। मैं आपको कि आप क्या क्या करो, बच्चों की स्कूल की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे। अच्छे टीचर होने के बावजूद आपने डेडिकेटेड टीचर रखने की कोशिश नहीं की। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे मेरे गांव की स्कूल दे दो, मैं इसमें संख्या बढ़ाऊंगा, तो आप उसको जो है भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि उसको जानबूझ करके उसको दुर्गम सुर्गम का नमूना लेकर के उसको कई किलोमीटर दूर भेजेंगे। वो बेचारा पहले अपने रहने की व्यवस्था करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। तो आप कुल मिलाकर आपको उत्तराखंड के विकास से नहीं लेना है, आपको तो मुद्दे भड़काने हैं। अभी आपका बजट पर चर्चा करते जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पर कहां से करते? आपने संसद में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि लोग को उनमें उलझा दिया, ऊपर से सारे लोग उसमें वक्तव्य देते हैं। तो बदूनी जी, मैं आपसे निवेदन है, मैं कभी भी विरोध नहीं करता हूं, मैं सजेशन देता हूं जितनी अपनी जानकारी होती है उस हिसाब से थोड़ा भी अगर आप कदम आगे बढ़ाएं, आप और आपके नेता, आपका शिक्षा मंत्री तो बरसात कर सकता है, अभी रोक नहीं सकता, बरसात कर सकता है कहीं, लेकिन स्कूलों की हालत ठीक नहीं कर सकता। इतनी जर्जर हालत है स्कूलों की कि वहां मेरा जैसा पेरेंट्स कभी बच्चा नहीं भेजेगा। तो कमी होने का ये कारण। अब आते हैं पलायन। अब दूसरी जो संख्या की बात है, इतना होने के बाद उन्होंने सोचा है अगर किसी का घर प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के नजदीक नहीं है तो वो खिसक रहा है नीचे श्रीनगर की तरफ और बाजारों की तरफ, उन शहरों की तरफ जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सके, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े वो आदमी, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो धीरे धीरे नीचे श्रीनगर का आदमी देहरादून का आदमी दिल्ली, ऐसे खिसकता जा रहा है। रोजगार भी चाहिए, बच्चे भी पढ़ाने हैं। तो बहन, आपके बजट में ये होना चाहिए था, जो आपने यूसीसी को लागू करने के लिए इतना भारी भरकम बजट लगाया है, उसको आप पलायन रोकने पर बजट लगाते, उसको आप स्कूलों की जर्जर हालत में ठीक कराने का बजट लगाते, वहां कंप्यूटरों की व्यवस्था करते, वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड टीचर की व्यवस्था करते, तो तब आपका बढ़ सकता था। अब एक चीज आपने अभी एक बोला जो मुझे बड़ा चुभा, कि जिस स्कूल में बाय द वे आज स्कूल बंद हो जाती है और अगले सत्र में अगर वहां बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो स्कूल खुल जाएगा। बहन, गांव का घर जो है 6 महीने बंद रहेगा तो वो टूट जाता है। अरे आप 2 साल का कौन सा चौकीदार वहां लगा रहे हैं? सोचो, बोलने से पहले कुछ तो सोचो। क्यों ऐसी बात आप जनता के बीच बोलते हैं? तो मैं रवि जी, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बाकी तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं। आपकी बाइट में सारा कुछ है लिखा हुआ कि ये बजट कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। ठीक है उत्तराखंड जी, आपकी बात आ गई। प्रेम पंचौली जी से समझते हैं। उन्होंने शिक्षा को लेकर कई रिपोर्टें भी बनाई हैं, बनाते रहते हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रेम पंचौली जी, क्योंकि सवाल ये है कि आज उत्तराखंड के स्कूलों की हालात वक्त के साथ सुधरे नहीं बल्कि और बिगड़ते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या आज यहाँ पर छात्र संख्या का कम होना। क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक अच्छा वातावरण नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, ये एक वजह हो सकती है, या फिर वहाँ पर जो सुख सुविधाएं नहीं हैं और वहाँ से पलायन हो गया? आखिर स्कूलों में छात्र संख्या घटने की वजह क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? क्या उम्मीद बची हुई है? देखो रवि भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गढ़वाली गीत है, उस गीत की पंक्ति में पढ़ता हूँ जरा कि तन्नी तान तन्नी तून तन्नी भेड़ तन्नी ऊन, वैसे इनके शिक्षक, वैसे इनका मिनिस्टर, वैसे इनका शिक्षा सचिव। समझ रहे बात आप जी। तो ये इसका एक कहना है कि जैसे हम पहले बार हमने सवाल उठाया कि शिक्षा नीति पे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे सवाल है। मैंने एक बार आपके चैनल में कहा था कि सुविधा पूरी व्यवस्था अधूरी। कौन कह रहा कि बिल्डिंग नहीं है गांव में? कौन कह रहा कि गांव में उस बिल्डिंग के पास पानी का पाइप नहीं है? पाइप लगा रखा, जब उसमें पानी नहीं आ रहा तो उस ठेकेदार की गलती है ना, जिस उसके तो बाकायदा स्रोत से स्कूल तक पाइप ला रखा है।
और उसने उसने ऐसी जगह से लगाया जहाँ स्रोती नहीं, तो वो तो ग्राम प्रधान की ड्यूटी है ना, क्यों करवाया ऐसा काम? भाई रिकमेंडेशन तो प्रधान ने देना है ना, या शिक्षा मंत्री की ड्यूटी है कि तुम मूल्यांकन क्यों नहीं करते हो? हाँ। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई सवाल ही नहीं होता, कि ढांचे का कोई सवाल नहीं होता कि ढांचा वहाँ नहीं हो। अच्छा। वहाँ सारे ढांचे हैं, स्कूल्स है, बिल्डिंग्स है, लाइट्स है। हमें तो वो दिन याद है कि जब हमारे स्कूलों में लाइट नहीं होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। अब तो सारे स्कूलों में लाइट आ गई है। बिल्कुल। मास्टर जी अपने विद्यालय के क्लासरूम में टेलीफोन पे बात कर सकता है, इंटरनेट है, सब बहुत कम, कोई रेयर एक आध जगह होगी जहाँ इंटरनेट नहीं चलता है। हाँ हाँ। तो सुविधाएं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना जी। लेकिन सुविधाएं पूरी है, व्यवस्था अधूरी की जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई बच्चे कम हो गए हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सरकारों में कि प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल तो होनी चाहिए, चाहे वहाँ एक बच्चा हो, वो होनी चाहिए। कई बार सरकार को बोला है कि भाई 6 से लेकर के 12 तक एक क्लस्टर में एक स्कूल होनी चाहिए। अगर एक क्लस्टर में न हो तो कम से कम एक ब्लॉक में एक ऐसा मॉडल स्कूल हो जो 6 से 12 तक क्लास चले, और वो मॉडल स्कूल हो वहाँ टोटली सब्जेक्ट जितने हैं सारे सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाएं। मानते आप इस बात को? जी जी। और जब ऐसा मॉडल स्कूल होगा ब्लॉक में, तो 95 स्कूल ऐसे होने चाहिए। वैसे तो इन्होंने कई मॉडल स्कूल आजकल बना दिया, अटल आदर्श स्कूल बना दिया, कई सारी चीजें, उन स्कूलों में सारी सुविधाएं, वहाँ बच्चे भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि स्कूल बंद हो रही है, फलानी स्कूल बंद हो रही है, तो भाई अपने बच्चों को क्यों कोई गलत शिक्षा देगा? भाई चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, बाजार में भी जो हमारे पहाड़ के लोग बाजार में रहते हैं ना, उनके भी बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते। लगभग 70 से 80% बच्चे जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं बाजार के। क्योंकि बाजार के जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस महंगी है, गाड़ी की फीस महंगी है, गाड़ी का किराया बहुत महंगा है। तो कहना ये है वो बाजार में भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो जब बाजारों की जो सरकारी स्कूल है उसी को चमका दो। देहरादून की सरकारी स्कूलों की हालत आप देखेंगे, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत, जहाँ बच्चे खचाखच भरे हुए। कृष्णा पुल और ये राजीव नगर की स्कूल आप देखेंगे तो बाप रे, और यहाँ तो मल्टीप्लाई है बच्चे, मतलब 3-3 महीने रहते हैं, 3 महीने बाद चले जाते हैं। हाँ। तो जिन स्कूलों में बच्चे हैं उनको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। जब हम प्राइमरी स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पे है, इंटर कॉलेज तो नहीं है, जूनियर हाई स्कूल भी चल ही रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पे है। तो जो स्कूल गांव में अगर एक बच्चा है तो मास्टर वहां रखना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ हमको क्या करना है कि कई जगह हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी को प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी को मर्ज कर दिया है। मतलब बिल्डिंग वहीं पे बना दी, तो तुम देख लो ऐसे। जी जी। अब सरकार की जिम्मेदारी है, पॉलिसी में सब लाने हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो उस कार्यकर्ती को वहां पर पूरा टीचर नहीं बनाया जा सकता क्या? और हम अलग से नियुक्ति क्यों करें टीचर की, जब वो ऑलरेडी वहां पर आंगनबाड़ी चलाए रहे हैं, और ये एक बच्चा कक्षा 1 में, और जो और सारे बच्चे वो पीछे से है, मतलब उसमें है, क्या बोले, प्री क्लास में है, प्री क्लास बोलेंगे आंगनबाड़ी में जो पढ़ते हैं उन्होंने कक्षा 1, 2, 3 में जाना है ना, और कुछ बच्चे उनमें से बाजार आ जाते पढ़ने के लिए। तो अच्छा ये हो कि आप बाहर से टीचर को वहां भेजें। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वेल एजुकेटेड है, मतलब वेल डिप्लोमाधारी है, उनको वहां पर पूर्ण टीचर बनाया जा सकता है। और ये कहना गलत है कि अगर बच्चे कम हो रहे हैं पलायन में, तो पलायन के तो मैं समझता हूँ कि ये एक नैसर्गिक है, बीमारी है कि जब आप आजकल दौर देखेंगे, आप दौर बदलते हैं, प्रत्येक साल नया विचार लोगों के मन में आता है। जब कोई दंपति शहर की तरफ रोजगार के लिए आते हैं तो अपने छोड़ना चाहते हैं घर पे, नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर बुजुर्ग माता पिता घर पे, तो बच्चों की देखभाल कर भी नहीं सकते वो। जी जी जी। क्योंकि चीजें बदल गई ना, सड़क आ गई है, गांव तक गाड़ी आ गई है। पहले तो ये था कि गांव में कोई सड़क थी नहीं, गांव का आंगन होता था, उसमें दीवार होती थी, बुजुर्ग लोग वहां बैठे थे, गांव के आंगन बच्चे खेल रहे हैं। आज तो बच्चे सीधे सड़क में आ जाते हैं, खतरे भी है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने साथ लेके आते हैं। तो अपनी मजदूरी, अपनी मानदेय, अपनी तनख्वाह के अनुसार वो बच्चों को प्राइवेट और दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो सरकार को ये कैटेगरीज करनी है, पॉलिसी का इसमें कोई दोषी नहीं है। दोष तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का है और उसके सचिव का है। जैसे हमारी प्रवक्ता बहन अभी जो पूरे आंकड़े गिना रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने उनको अपना दूत बना करके भेजा कि तुम ये सारा पढ़ देना वहां पर, है ना। तो अच्छा ये हो कि कम से कम, मतलब जो जिन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं उन स्कूलों को तो सुधारो। वहां बहुत दिक्कत है, गांव में तुमने स्कूल बना रखे,
विधायक निधि से भी कमरे बन रही हैं वहाँ, बच्चे वहाँ है नहीं, कक्ष बन रहा, कक्षा कक्ष बन रहा वहाँ पे, कई जगह तो कंप्यूटर लैब बन रहे जूनियर हाई स्कूलों में, कई जगह वहाँ टाइल बिछ रही है। ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत जगह घूमता हूँ, पानी की पाइपलाइन आ गई है, लेकिन वो पाइपलाइन जो वो रिकमेंडेशन प्रधान ने दे दिया, उस पाइप में पानी नहीं आ रहा, जिस दिन फोटो खींचे उस दिन कैसे डालते उसमें पानी। ठीक है। तो जो ये जिम्मेदारी है जो हमारे लोग हैं, इस पे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, हम लोगों को शिक्षक संगठनों पे भी बात करनी पड़ेगी। ये पहली जिम्मेदारी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की। तो क्या आपने कभी अपने शिक्षक संगठनों से बात की है? संगठन क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा संगठन अपने देश में कर्मचारियों का, अपने प्रदेश में कर्मचारियों का अगर सबसे बड़ा संगठन है तो शिक्षकों का सबसे बड़ा संगठन है, जिससे पूरी सरकार हिल जाती है। ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि आप शिक्षक संगठनों से बात तो करें, वो चाहते क्या है। हर बार सबसे ज्यादा आंदोलन पूरे साल भर का पर आंदोलन का आप लिस्ट निकालेंगे, सबसे ज्यादा हड़ताल शिक्षक करते हैं। क्या वजह है? और अब जब अब आप देखो, आप शिक्षक करते हैं, शिक्षक गांव में वो बहुत सारे काम दे रखे हैं, जैसे मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची गलत बन रही है, तो कर क्या रहे हैं? तो शिक्षक संगठनों से बात ही नहीं हो रही, संवादहीनता है। तो एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी और शिक्षक संगठन एक बार आपस में 3-4 दिन का कन्क्लेव तो करें, बातचीत तो करें, मुद्दा क्या है। ठीक है सर। तो ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों पे जब बात करेंगे तो पलायन कोई बीमारी नहीं। देखो, जिसने घर से आना है वो आना ही आना है। कोई भी सरकार, कोई भी देश का न्यायालय या दुनिया का न्यायालय उस दंपति को नहीं रोक सकता है गांव में। जब उसके पास गांव में कुछ होगा ही नहीं, तो वो जब उसको गांव में 2 रुपए नहीं मिलेंगे कहीं, तो क्यों रहेगा गांव में? वो वहां जाएगा जहां उसके काम चलेंगे। ठीक है, है ना। तो बहुत बहुत घालमेल है, इस घालमेल को समझने की जरूरत है। और ये 3 जने हमारे एजुकेशन को समझने के लिए, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा सचिव और हमारे शिक्षक संगठन एक बार बातचीत तो करें, गड़बड़ कहाँ है। और अगर आप और हम ही बातचीत करेंगे तो फिर इनका क्या करना? तो फिर हड़ताल मत करो भाई, तुम संगठन मत बनाओ, तुम फिर तो रवि और मैं ही बात करेंगे दोनों। ठीक है। और जो हमारे सरकार के प्रवक्ता हैं, कम से कम हमारी बात वहां तो पहुंचाए। जी बिल्कुल, भाषण देकर मत रोके, पहुंचानी भी चाहिए। ठीक है प्रभा जी, अब बात आई, ठीक है, कांग्रेस ने भी यहाँ पर सवाल उठाया कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सवाल है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना पड़ेगा, और कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं कि यहाँ पर सभी का अधिकार है शिक्षा को लेना, लेकिन कैसे देंगे? अगर बच्चों की संख्या कम होती रहेगी तो फिर कैसे होगा? स्कूल बंद हो जाएंगे। जब स्कूल बंद होंगे तो एक वो व्यक्ति जिसके पास जो आर्थिक इसकी स्थिति जितनी उसकी मजबूत नहीं होगी, लेकिन मजबूरन उसको भी आना पड़ेगा, फिर बाहर आएगा, पलायन होगा, कैसे रोकेंगे फिर? देखिए रवि जी, मैं आपकी इस बात का जरूर जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो मेरे कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता है, मैं उनको ये बोल दूंगी, जो ये भ्रष्टाचार बार बार बोल रहे थे, तो मुझे तो लगता है जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस करती है शायद इन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये तो वो लोग हैं जो आपदा में भी भ्रष्टाचार करते हैं। जब केदारनाथ की आपदा से कौन पीड़ित नहीं हुआ होगा? इतने राज्यों से यहाँ पर सहायता आई, तो इनकी सरकारों ने तो उसमें से जो अनाज था वो भी खा लिया, वो भी अपने घरों में ले गए, जैसे ये भूखे प्यासे लोग होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो भ्रष्टाचार का ये हमें सब बांटना पड़ा है, क्योंकि इनके तो पूरे नेता ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और उसके लिए तो ऐसे आंकड़े, और मैं कहूँगी साक्षात हमारे पास उदाहरण है कि हमें शर्म आ जाएगी कि श्रद्धालुओं के नाम पे, मंदिरों के नाम पे हर जगह ये घोटाले करते हैं। दूसरा हम इस पे यूसी पे हम गर्व महसूस करते हैं कि उत्तराखंड की सरकार हमारे झाकड़ जी धामी है कि जो लेकर ये आई है। तो भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने फैलाया है और उसके बाद भी आप शांत बैठे हैं। आपने आज तक कितने कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने का कार्य किया, ये बता दीजिए। कितने लोगों को जेल में डाला आपने? लोकायुक्त कहाँ है मैडम? लोकायुक्त कहाँ है, इसका जवाब दीजिए। आज तक लोकायुक्त आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, और उस लोकायुक्त ऑफिस में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। तो भ्रष्टाचार कौन करता है और कौन नहीं, ये पहले सोच लीजिए और समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्हें हमें बताने की, ठीक है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो आज का हमारा मुद्दा है, जो आज का मुद्दा है उस पर आइए आप। हाँ जी रवि जी, अब मैं आपके इस सवाल पे आती हूँ कि आपने कहा है कि जो स्कूलों का हमारा मुद्दा है, अभी पंचोली जी को भी मैं सुन रही थी, तो बहुत अच्छी बात कही। उसी मुद्दे पे हमारे की मेन है हमारे उत्तराखंड के जो स्कूल है, उन्होंने क्लियर कहा है कि हमारे जूनियरों को जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूलों की हमारी मेन समस्या है। जो हमारी हायर एजुकेशन है, बाकी इंटरमीडिएट स्कूल है, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी स्कूलों में दोबारा से टीचर का जो हम अभी रेशियो बता रहे थे, तो जो
से भी जो शिक्षा है वो सबका अधिकार है। तो अब ये देखिए रवि जी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है हमारे, तो जो राष्ट्र की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उत्तराखंड उसका पहला राज्य है जिसने सबसे पहले इसे अपने राज्य में लेकर आया है। हाँ। उस एनईपी के तहत ये राइट टू एजुकेशन में ये भी है कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है, उसकी चॉइस पर जाएगा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो सरकारी फीस पर ये सरकार का दायित्व है कि वो उसको अधिकार दे कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए। और इसी तरह से मैं कहूँगी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, वो सरकारी फीस पे उनको एडमिशन दिलाना पड़ेगा। ये राइट टू एजुकेशन बच्चे का अधिकार है। और ये एक गरीब बच्चा आप जिस जी। बात को कर रहे हैं अब हमें हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं अब वो सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता, वो प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति तो नहीं ठीक है नहीं, अब कौन देगा उसके पैसे अगर वो प्राइवेट में जाएगा? वो गवर्नमेंट में सीट, वो सरकारी फीस पर जाएंगे, वो गवर्नमेंट में उनकी सीट आरक्षित है। और जो सरकारी बात नहीं, अगर वहाँ पे ऐसा नहीं है, 3,000 ऐसा नहीं फीस है तो मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा तो गवर्नमेंट फीस नहीं देगी, मुझे देने हुई। नहीं, आपको सरकारी फीस पे जो गरीब लोग हैं उनके सरकारी फीस पर वो वहाँ पर पढ़ेंगे। अगर कौन से स्कूलों में पढ़ेंगे सरकारी फीस पर? आप कोई भी प्राइवेट स्कूल है आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अब अगर आप झूठ है मैम, झूठ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है वहाँ पर अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, वो प्राइवेट स्कूल में है, तो वो राइट टू एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आरटी के तहत वो ठीक है, वो अलग चीज है। आरटी के तहत सारे बच्चे नहीं जा सकते ना, आरटी के तहत सारे बच्चे सरकारी फीस में प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आपका वक्तव्य गलत है जी। उसमें जो बच्चों की परिवारों के कार्ड आपके बने हुए हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूल में फीस पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट स्कूलों की, और उनके बच्चे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी कि वो सरकारी फीस पे उसमें कोटा गलत ना रखा बोले, हुआ है सेट कि पे गलत ना बोले, ये गलत बात ना बोले। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, इसमें है क्यों प्रावधान है, ये आपका, ये आप सरकार के कितने प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो सरकारी फीस पर आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, और बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे प्राइवेट स्कूलों में। अच्छा, वो ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो स्कूल में ये टीचर एजुकेशन का बता रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि अगर 30 स्टूडेंट्स हमारे हैं तो एक टीचर उन पे रहेगा। लेकिन अगर उत्तराखंड राज्य की मैं रवि जी आपको बात बताऊं तो यहाँ पर जो है एक टीचर 12 बच्चों पर है। तो आप ये देख लीजिए कि टीचर की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर हमारे पास 12 बच्चे भी हैं तो भी एक टीचर है। लेकिन अगर आप हम टीचरों की कमी पे बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, सरकारी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके हालात ये क्यों? नहीं, वो जाने की बात तो देखिए, हमने यही कहा है कि बच्चे जा रहे हैं। मैंने आपको आंकड़े दिए हैं कि लाखों में बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बोर्डिंग स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, बच्चे जा रहे हैं। और जिन स्कूलों में बच्चे एक है, वहाँ पर भी बच्चे अगर नहीं ठीक है। अच्छा, एक बार प्रतिमा जी को सुन लीजिएगा। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, देखिए, मुझे माफ करिए प्लीज, बट मैं अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील विषय है और इस विषय पे अगर ज्ञान की कमी है तो मुझे लगता है बोलना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इंफ्रा यहाँ पे बात हो रही है कि स्कूलों में आखिर सरकारी प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में बच्चे क्यों नहीं हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं उन बच्चों को, और टीचरों के क्या कमी है क्या नहीं ये मैं अभी आपको बताती हूँ डेटा के साथ। समझिए, शिक्षा विभाग की खुद की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1437 प्राथमिक और 303 जूनियर हाई स्कूल, मैडम अभी बात कर रही थी, और 1045 माध्यमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में है। नहीं तो इनके जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है। बच्चा बैठेगा कहाँ, डर जाता है। सुन लीजिए पहले, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। जो लोग मुझे लगता है जो लोग सुनते हैं वो जवाब अच्छा दे सकते हैं। जैसे मैं सबको सुन रही थी, तो अब मेरा जवाब सुनिए। अब बात पूरी कीजिए आप। मैं सिर्फ देहरादून की बात अगर करूं, आप देहरादून, क्योंकि देहरादून ऐसा क्षेत्र है जहां पे चीजें इजीली अवेलेबल है, जब वहां पे 206 ऐसे स्कूल हैं, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक, जिनकी बिल्डिंग जर्जर है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि पहाड़ों की स्थिति कितनी बुरी होगी। और एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का आंकड़ा देती हूँ, क्योंकि सरकार और सरकार के प्रवक्ता सिर्फ हमेशा कहते हैं जी पैसों की तो कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो वो पैसा गया कहाँ? भ्रष्टाचार में ही तो लिप्त हुआ। देखिए, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 से ज्यादा
शौचालय उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां पे लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। ठीक है, 1196 करोड़ समग्र शिक्षा योजना के लिए केंद्र सरकार ने आपको पिछले जो है सेशन में देने का कार्य किया है, और सरकार ये जवाब दे कि ये पैसा कहां गया, क्योंकि स्कूल में बच्चे नहीं, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूल में शौचालय नहीं, तो ये पैसा जा कहां रहा है। और मैंने अपने वक्तव्य में आपको बोला था शुरू में ही कि अगर इन स्कूलों के आप मिड डे मील की डिटेल निकलवा लेंगे भाई साहब, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब मैं जवाब ले लेता हूं। ये सिर्फ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, लेकिन ये सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं जवाब ले रहा हूं। प्रभा जी, मैं बताना चाहूंगी कि ये जो घोटाले हुए हैं ये कांग्रेस की सरकार से चले आ रहे हैं। नहीं, जो उन्होंने आंकड़े दिए उस आंकड़े पर जवाब चले आ रहे हैं ना, अभी भी चल रहे हैं। जो आंकड़े दिए उस पर जवाब दीजिए, क्या आंकड़े गलत है? अगर सही है तो जवाब दीजिए। हाँ नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो ये जर्जर वाली बात कर रही है, मैं आपको बता दूं सरकार ने बिल्डिंगों को ठीक करने के लिए, भवनों के लिए बजट दिया, लेकिन रवि जी कई स्कूल ऐसे होते हैं जो दान की प्रॉपर्टी पे भी बने हुए होते हैं, उनका रजिस्ट्री नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल, जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो ऐसे बहुत से स्कूल चल रहे थे जिन स्कूलों की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, और वो कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ने उन स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो जर्जर हो रहे थे, वो नहीं चल रहे थे, कोई मतलब नहीं था। फिर जब हमारी सरकार सत्ता में आई, हमने उन स्कूलों की तरफ ध्यान दिया कि ये स्कूल ऐसे क्यों है, तो ये पता चला कि उनकी रजिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे 10,000 स्कूल पाए गए जिनकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई थी, और वो चले जा रहे थे। कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमारी सरकार ने 10,000 में से 7,000 स्कूलों की रजिस्ट्री राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आपने दिया ना मैडम, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने दिया। 25% EWS का तो रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूलों में था, बखान रही थी, वो भाजपा ने नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी की बात करने दीजिएगा, फिर देवचंद उत्तराखंड पर जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी। और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में EWS कोटे के लिए 25% सीट का आवंटन जो करवाया था। डॉक्टर प्रतिमा जी, एक सेकंड पहले परवा जी को सुन लीजिएगा। परवा जी की एक बार बात सुन लीजिए। आप अपने सवाल रखा, तो देखते हैं जवाब। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने नहीं करवाया, कांग्रेस पार्टी ने करवाया। एक सेकंड, एक करके मैडम, एक स्कूल में बच्चे क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? डॉक्टर प्रतिमा जी एक बार सुन लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। प्रभा जी आप बात पूरी कीजिए। वो मुद्दे पे नहीं है ना रवि जी, वो मुद्दे पे नहीं है। आप कहने का मतलब है हमने सारे स्कूल की आज स्मार्ट स्कूल बन रहे हैं, कौन सी सरकार बना रही है? आज हर अरे कौन से स्मार्ट स्कूल बने हैं? एक स्कूल का नाम बताइए, करवा दीजिए। एक स्कूल का, देहरादून का ही नाम बता दीजिए मैडम। ठीक है, अच्छा देवचंद उत्तराखंड पर जा रहा हूँ। ठीक है, आपका जवाब आ गया प्रभा जी। ठीक है, देवचंद उत्तराखंड। ठीक है प्रभा जी, देवचंद उत्तराखंड जी। रवि जी, अभी पूरा निचोड़ इसमें आया, ये इतना समय वेस्ट करने की बात नहीं है, कुल निचोड़ आया। अभी जो डॉक्टर साहब ने जो आंकड़े रखे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनके आंकड़े से, और जो मैं यही बात कर रहा था, आज जो हमारे पंचोली जी हैं उन्होंने कोशिश की इनको बताने की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी जगहों पर अच्छा है, लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। वो भी बात मान लेते हैं, ठीक है, मिला जुला है इस तरह। लेकिन मैं जो अभी हम बात कर रहे हैं अगर शिक्षा का, तो एक सर्कल से आता है। सर्कल से कहते तुम शिक्षा की, हम उत्तराखंड में, तुम पहाड़ी इलाकों में तुम व्यवस्थाएं ठीक कर लो, रोजगार दे दो, शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, ये ऐसे घूमेगा, फिर वहां बच्चों की संख्या बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां कमी हो पूरा हो जाएगा। इस पर बात ही नहीं। सुनो बहन, परवा जी सुनिए, पहले सुनिए, म्यूट करिए, आप बीच में मत बोलिए। तो कहने का वो घूम जाए, वो पूरा चक्र शक्ल आ जा सकता है। आज आपने एक चीज मेरी 2 बातों में आपने करी है कि कांग्रेस से भ्रष्टाचार अभी चलता आ नहीं है, आप रोक नहीं पाएंगे। दूसरी एक चीज आपने जो बोली है, एक चीज आपने एक बोली, ऐसा हुआ था, स्कूल का ही बात बताता हूं। स्कूल में एक इंस्पेक्शन टीम जाती है और वो बोलता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो उसमें बैठे वो बोलते भाई मैंने तो नहीं तोड़ा। तो आज आपने वही काम किया है, आपको बोला गया भ्रष्टाचार, तो आप कांग्रेस को बोल रहे हैं। आज हम कांग्रेस को क्यों पूछें, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो बाहर है, आज तो आप हैं। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि शिव का धनुष हमने नहीं तोड़ा? भ्रष्टाचार है आप में, और यह साबित है उन जर्जर बिल्डिंगों में। चलो हमारे साथ पूरा उत्तराखंड में, और यहाँ पर चिल्ला करके अपना पक्ष रख करके कि ये है पूरी कहानी बोलकर आप बात टाल नहीं सकते। मेरा सारांश है, मैं आपको जिस में बता रहा हूं कि एक सर्कल आ जाएगा। आप उत्तराखंड में 3 व्यवस्थाएं कम कर दो, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर आप फ्री करो। आपने समान नागरिक संहिता अगर लगाई थी, कास्ट और कास्ट, आपने समान शिक्षा की व्यवस्था और समान रोजगार की कोई
ये करी होती तो आज आपका शायद ये ठीक है। चीज संख्या वाला नौबत ठीक नहीं है। आती ठीक है और सर। आगे भी नहीं आती। ठीक है सर, रवि ठीक है, जी, ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा जी आऊंगा आपके पास। एक बार मैं प्रेम पंचोली जी के पास जा रहा हूँ एक सवाल के लेकर, उसका फाइनल कमेंट आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे। प्रेम पंचोली जी का संपर्क टूट गया। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा जी। देखिए, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी नहीं है, तो इसका भी एक छोटा सा डेटा दे देती हूँ। एक टीचर कितने स्कूलों में है, मतलब ऐसे इस उत्तराखंड में 1740 स्कूल हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहा है। और ये सिर्फ प्रदेश की बात है, मैं देश की बात करूं तो पूरे देश में 6 लाख से भी ज्यादा टीचरों की कमी है। दूसरी बात एक बताती हूँ, मैं एक बात कंप्लीट कर रही थी, हाँ। बीच में किसी ने टोक दिया। सरकार की जो प्राथमिकता है वो स्पष्ट है, बजट ने वो स्पष्ट कर दी। 10 करोड़ रुपए पलायन के लिए, जो आज प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, शिक्षा व्यवस्था की कमी होना और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी होना और सड़कों का जो है, जिस तरीके से ये जाल बिछाने की बात करते हैं और एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक बच्चे कैसे जाते हैं, ये आप सबके समक्ष है। आप सबने कई रिपोर्ट देखी है और कई वीडियोस भी देखी हैं। सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि पलायन पे 10 करोड़ रुपए और यूसीसी पे 30 करोड़ रुपए, क्योंकि ये ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैला के सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। ये विकास के नाम पे तो जीतना नहीं चाहते, विकास की तो बात ही नहीं होती है। आज प्रदेश में किस बात पे बात हो रही है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर पे बात नहीं कर रहा है कोई भी, जो आम जनता की जेब खाली करने का सबसे बड़ा जो है एक जरिया ढूंढा है सरकार ने अपने मित्रों के जो है जेब भरने के लिए। आज यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप पे कोई बात नहीं कर रहा है, आज समाज को बांटने की बात कर रहा है और जो शगुफा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा और उसे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। प्रभा जी, आप फाइनल कमेंट आज की इस चर्चा पर, क्योंकि कांग्रेस ने आंकड़ों के साथ ये सवाल उठाए। रही है कि हमारी जितनी भी उच्च एजुकेशन है वो सारी चीजें, जो प्राइमरी एजुकेशन है, पंचोली जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी नहीं है, लेकिन अगर हम नई व्यवस्थाएं लेकर आते हैं, जब वहाँ पर हमें लगता है, यानी कि आपका शिक्षा विभाग अपनी रिपोर्ट में झूठ बोल रहा है। आप बीच में मत बोलिएगा, ठीक है, जल्दी पूरी आप गलत बात मत करिए ना, मतलब है आप गलत बात क्यों कर रही हैं? आप दूसरों के डेटा को अच्छा, गलत साबित कर रही है, डॉक्टर कह के कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। और दूसरा क्या है कि ये आपका शिक्षा विभाग यानी कि झूठी रिपोर्ट पेश कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भवन जर्जर है। क्या नहीं पा रही है उस बात को, मैं कहूंगी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए, मुझे लगता है ऐसा तो डिबेट अच्छी होगी। और इनके ही ऐसी इनकी पार्टी है, गुटबाजी में चल रही है, धकेल रही है। अरे भाई अपनी गुटबाजी देखिए। ठीक है, प्रभा जी आपका सवाल ये है, जी का स्टेटमेंट देखिए, जी का स्टेटमेंट देखिए। प्रभा जी आपसे सवाल मेरे सीधा से एक है, एक मिनट प्रतिभा जी, प्रभा जी आपसे सीधा मेरा एक सवाल है, जो इस वक्त जो व्यवस्था है, प्रभा जी जो इस वक्त व्यवस्था है, हम सबके सामने चुनौती है, हमें प्राइमरी स्कूलों को बचाना है, बंद होने से बचाना है, ताला लगने से बचाना है, सरकार कैसे बचाएगी, सबसे बड़ी चुनौती है। प्रभा जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? इसमें तो कुछ काम होने वाला है नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी। स्कूलों को कैसे बचाएंगे, 2014 से स्कूलों को कैसे बचाएंगे? इन लोगों को तो 2014 से विकास को ढूंढ आरोप रहे हैं, जो स्कूलों को कैसे बचाएंगे बंद होने से? प्रभा जी स्कूलों को बंद होने से कैसे बचाएंगे, क्योंकि छात्र संख्या 1 से 5 पहुंच गई है, कैसे बचाएंगे, सवाल ही है। हाँ देखिए रवि जी, इसमें हम यही आज कह रहे हैं कि स्कूलों को बचाने के लिए हमारी धामी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। अगर आप स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में टीचर की भर्ती के बारे में करें तो 4000 वहाँ पे भर्तियां हो चुकी हैं, और अगर बच्चों की बढ़ाने का हमारी सरकार काम कर रही है, उसमें धामी सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जिस प्रकार एक तो हमें भी बता दीजिए उन निर्देशों को। अब ठीक है, वक्त इतना ही है। देवचर उत्तराखंडी जी नहीं आ पाऊंगा आपके पास। प्रभा जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका शुक्रिया, देवचर उत्तराखंडी जी, प्रेम पंचोली जी आपका भी शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, ये चर्चा बहुत गंभीर भी है। हमारे स्कूल, जो कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, स्कूल बंद भी हो जाएंगे क्योंकि वो तो गाँव में नहीं है, शहर में आकर अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आज गांव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा फर्क है अगर स्कूल बंद होता है तो। सरकार को इस ओर जरूर देखना होगा कि इसके पीछे के कारणों को ढूंढना होगा, बैठ के करनी होगी, बुद्धिजीवियों से बात करनी होगी, उस गांव में ऐसा क्या है कि लोग उस स्कूल में नहीं जाना चाहते। और ऐसे भी उदाहरण देखने होंगे जो स्कूल बंद होने की कगार पर थे, लेकिन आज वहाँ छात्र संख्या बढ़ गई। आखिर कैसे बढ़ी, उन कारणों को वहां पर भी शुरू करना होगा ताकि स्कूलों को बचाया जा सके। इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा।